जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं जीतने की। डिफेंस डायरी का अंक खास है क्योंकि देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और मैं इस वक्त कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं जहां पर तैयारियां, गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बार कई नई चीजें लोग कर्तव्य पथ पर देखेंगे, तीनों सेनाओं की ताकत देखेंगे। इस बार हम डिफेंस डायरी में बात करेंगे एक और महावीर की, एक महायोद्धा की जिसने 1965 के युद्ध में चीन के कई टैंकों को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर तीनों सेनाओं से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश तीनों सेनाओं के अग्निवीर हैं, भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना, उन तीनों को पहली बार संबोधित किया। अक्टूबर से तीनों सेनाओं के अग्निवीरों की देश भर के अलग अलग रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसमें 40,000 अग्निवीर अकेले सेना से हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना के अग्निवीर जिनकी ट्रेनिंग शुरू हुई है और इनका पहला बैच मार्च महीने में सेना में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के अलग अलग रेजिमेंटल सेंटर और भर्ती सेंटर में जहां पर अग्निवीर 4 महीने की कड़ी ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं, उनसे बात की। कोविड काल के दौरान करीब 1.5 से 2 साल सेनाओं में सैनिकों की भर्ती रुकी रही और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर आए जिसमें सैनिकों को अग्निवीर के तौर पर भर्ती किया गया, जिसका मतलब उन्हें शुरुआती 4 साल की सेवा पर रखा जाएगा। उसमें से करीब 25% जो अग्निवीर होंगे वो सेना में रहेंगे और उसके अलावा जो बाकी लोग होंगे उन्हें 4 साल की सेवा के बाद सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें एक लमसम अमाउंट दी जाएगी। ये एक नया क्रांतिकारी फैसला था जिसको लेकर शुरुआती विरोध भी रहा, राजनीतिक विरोध रहा, देश में अलग अलग युवाओं में विरोध देखने को मिला। लेकिन उसके बाद जब सेना ने अग्निवीर प्रक्रिया की शुरुआत की तो बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़े और उसके बाद अब अक्टूबर महीने से अलग अलग रेजिमेंटल सेंटर, अलग अलग भर्ती सेंटर में अग्निवीरों की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें अकेले सेना के लिए इस साल 40,000 से ज़्यादा अग्निवीर सैनिक के तौर पर शामिल होंगे। इसी तरह से 3 से 4,000 भारतीय वायुसेना के लिए और इतनी ही संख्या में नौसेना में भी शामिल होंगे। नौसेना ने पहली बार अग्निवीर के तौर पर महिलाओं को शामिल किया और अब महिलाएं नौसैनिक के तौर पर, नौसैनिक अग्निवीर के तौर पर नौसेना में शामिल हो रही हैं। उनकी ट्रेनिंग भी चिल्का में चल रही है। प्रधानमंत्री ने इन अग्निवीरों का हौसला बढ़ाया। रक्षा मंत्री के अलावा CDS जनरल अनिल चौहान, तीनों सेना प्रमुख इस मौके पर मौजूद रहे। तो इस तरह से इस नई शुरुआत का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लिया। सेना से जुड़ी एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। चीन सरहद पर एक का जो इलाका है उत्तराखंड में जोशीमठ, वहाँ पर इस वक्त भू धसाव की एक बड़ी घटना सामने आई है। एक प्राकृतिक आपदा से जोशीमठ जो पौराणिक और ऐतिहासिक शहर है वो जूझ रहा है और ऐसे में क्योंकि वहाँ पर सेना की बड़ी संख्या में मौजूदगी है, सेना की एक बड़ी ब्रिगेड वहाँ पर मौजूद है और उत्तराखंड में चीन सरहद पर माणा से लेकर पिथौरागढ़ तक का जो इलाका है इस ब्रिगेड की जिम्मेदारी वहाँ पर होती है। तो ऐसे में वहाँ पर सेना के जो भवन हैं, सेना के जो निर्माण हैं, उनको भी नुकसान वहाँ पर पहुँचा है इस भूधसाव की वजह से। 15 से 20 ऐसी बिल्डिंगें, ऐसी बैरक हैं जिनमें दरारें आई हैं। वहाँ से सैनिकों को अलग दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। लेकिन इसके बावजूद सेना वहाँ पर दोहरी भूमिका, दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है। एक तरह से वहाँ पर चीन सरहद पर इस वक्त जब बर्फबारी शुरू हो गई है, तापमान शून्य से 15 से 20 डिग्री नीचे चला गया है, इस मुश्किल के बीच सेना सरहद पर अपनी निगरानी को भी लगातार बढ़ा रही है क्योंकि वहाँ पर ऊंचे पहाड़ों का इलाका है। 12,000 फीट से लेकर 18,000 फीट तक वहाँ पर सैनिक तैनात होते हैं। कुछ वक्त पहले भारतीय सेना ने अमेरिकी सेना के साथ वहाँ पर साझा युद्ध अभ्यास किया था, मॉनिटरिंग वॉरफेयर की तैयारी की थी, ऊंचे पहाड़ों में कैसे दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है उसकी तैयारी की थी और इस वक्त भी भारतीय सेना वहाँ पर बर्फबारी के बीच अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। लेकिन साथ ही वहाँ पर अगर आपदा बढ़ती है, लोगों को वहाँ पर निकालने की जरूरत होती है, तो उसको लेकर कैसे राहत और बचाव का काम किया जाए, इसको लेकर भी सेना लगातार
जोशीमठ से लेकर औली के ऊंचे पहाड़ों में राहत और बचाव की तैयारियों का जायजा ले रही है, उसकी तैयारी कर रही है, क्योंकि ये इलाका मुश्किल है। और अगर जोशीमठ की आपदा बढ़ती है, क्योंकि जिस तरह से वह बर्फबारी और बारिश का इस वक्त मौसम नज़र आ रहा है, उसके बीच सेना ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है, यानी कि राहत और बचाव के काम को तेज कर दिया है कि अगर बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ से निकालने की ज़रूरत होती है तो ऐसे में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर सेना किस तरह से इस भूमिका को निभाएगी, इसके लिए सेना ने एक वहाँ पर अपनी राहत और बचाव का अभ्यास भी किया। क्योंकि हमेशा ही प्राकृतिक आपदा के वक्त सेना फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर लोगों की जान माल की रक्षा के लिए आगे आती है, और यही भूमिका सेना इस वक्त जोशीमठ में भी निभा रही है। डिफेंस डायरी में बात अब एक ऐसे महावीर की जिसने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पाकिस्तान के टैंकों को नेस्तनाबूद करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम बात कर रहे हैं मेजर भूपिंदर सिंह की। मेजर भूपिंदर सिंह का जन्म पंजाब के लुधियाना में 19 सितंबर 1928 को हुआ और 21 साल की उम्र में साल 1949 में उन्हें हॉटसन हॉर्स में यानी टैंक रेजिमेंट में कमीशन मिला। एक कमीशन अधिकारी के तौर पर, युवा अधिकारी के तौर पर शामिल हुए और करीब 15 साल की सर्विस के बाद 1965 की जंग के दौरान वो मेजर के पद तक पहुंचे अपनी काबिलियत की वजह से, और उन्हें एक गंभीर अधिकारी माना जाता था, अपने कार्य के प्रति समर्पित अधिकारी माना जाता था। साल 1965 में उनके हॉटसन हॉर्स को पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया। प्रसिद्ध फिल्लोरा की लड़ाई में उन्होंने श्रेष्ठ भूमिका निभाई। उस वक्त टैंकों की एक बड़ी लड़ाई वहाँ पर लड़ी जा रही थी। सियालकोट सेक्टर में दोनों सेनाओं के बीच पहला मुकाबला था। 10 सितंबर को जब लड़ाई शुरू हुई तो भारतीय सैनिकों ने फिल्लोरा सेक्टर में बड़े पैमाने पर हमला किया। पहला बख्तरबंद डिवीजन उस क्षेत्र में आक्रामक था। 4 बख्तरबंद रेजिमेंटों से सुसज्जित डिवीजन को पाकिस्तान के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, और पाकिस्तान न सिर्फ जमीन पर बल्कि हवाई हमलों से भी भारत के टैंकों पर निशाना साध रहा था। अगले 2 दिन तक, यानी कि 10 सितंबर को जो लड़ाई शुरू हुई, बहुत भीषण उसने रूप ले लिया। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारतीय टैंकों पर जमीन से बल्कि आसमान से भी भारी हवाई हमला किया। लेकिन उस वक्त चाविंडा के सेक्टर पर भारतीय सेना ने जबरदस्त वापसी की, और उस वापसी में मेजर भूपिंदर सिंह की भूमिका भी अहम रही और करीब 67 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान मेजर भूपिंदर सिंह 4 हॉर्स की स्क्वाड्रन की कमान संभाल रहे थे, और फिल्लोरा सड़क के साथ दुश्मन की जो लाइन थी, यानी कि दुश्मन का जो रसद हथियार, उस लाइन को काटने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। उन्होंने अपने स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया। पाकिस्तानी टैंकों और दूसरे बख्तरबंद गाड़ियों पर जबरदस्त हमले से उन्होंने पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को काटने का काम किया, और एक तरह से वहाँ पर उन्होंने बड़ी संख्या में पाकिस्तान के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, दूसरे हथियार को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। 19 सितंबर को उन्होंने इस पूरे फिल्लोरा इलाके में युद्ध के समीकरण बदल दिए। लेकिन इस दौरान कई टैंकों को नष्ट करने के इस दौरान मेजर भूपिंदर सिंह को गंभीर चोट लगी, वो घायल हो गए। लेकिन उन्होंने अपने स्क्वाड्रन का नेतृत्व करने से वो पीछे नहीं हटे, लगातार वो नेतृत्व करते रहे। और इस दौरान 19 सितंबर को ही जब उनका जन्मदिन था, अपने घायल साथी को बचाने के लिए वो, जो कि एक मिसाइल की चपेट में आ गया था, उसको बचाने के लिए वो आगे कूदे, और उन्होंने उस दौरान दुश्मन के टैंकों के बीच में घुसने की ठानी। उन्होंने 4 टैंकों को तबाह कर दिया, और लेकिन इस दौरान एक मिसाइल हमले में वो बुरी तरह से घिर गए और उन्हें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। लेकिन इसके साथ ही उनका जो गनर था सोवर सिंह, उसको भी गंभीर चोट आई। उन्होंने अपने साथी को अपनी जान पर खेलकर भारी भीषण मिसाइल हमले और आसमानी हमले के बीच उन्होंने निकालने की जिम्मेदारी संभाली। अपने साथी को सुरक्षित बचाने में कामयाब रहे। दोनों बुरी तरह से घायल थे। उनका साथी शुरुआती मेडिकल जो सुविधा दी गई उसकी वजह से उसका जीवन बच गया। लेकिन मेजर भूपिंदर सिंह बुरी तरह से घायल होने के बाद अपनी चोटों की वजह से उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और इस तरह से मेजर भूपिंदर सिंह ने वो कारनामा कर दिखाया जो बिरले ही करते हैं। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी टैंकों को नेस्तनाबूद करने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि एक युवा अधिकारी, एक स्क्वाड्रन
का नेतृत्व करते हुए एक टीम लीडर की तरह अपने दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने घायल साथी को भीषण गोलाबारी के बीच में, मिसाइल हमले के बीच में अंदर घुसकर उन्होंने अपने घायल साथी को बचाने का काम किया, जो उनकी वीरता को कई मायने बढ़ा देता है। दुश्मन पर कारगर हमले के साथ ही उन्होंने अपने घायल साथी को युद्ध के मोर्चे से निकालने का भी काम किया और इस दौरान अपने उस साथी को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 1965 की लड़ाई में उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस तरह से इस युवा अधिकारी ने 1965 की लड़ाई में भारतीय सेना के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ने का काम किया। डिफेंस डायरी के आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में बात एक और महायोद्धा की। जय हिंद।